नमस्कार। तो अब हम लैब असिस्टेंट का जो हमारे अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का पार्ट लेके हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है और हमारा पहला सवाल है, कूलाम के नियम के संदर्भ में असत्य कथन को चयन कीजिए। यानी यह हमें 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कूलाम के नियम की पालना नहीं करता है उस कथन को हमें यहाँ पर छांटना है। तो पहला कथन हमें जो दिया गया है, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए। दूसरा, 2 आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति में प्रभावित होता है। तीसरा जो दिया गया है वो है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरियों के लिए 2 आवेशों के मध्य के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। तो ये यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमें इनमें से छांटना है कि सही कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी r हम मान लेते हैं, अगर इनके बीच की दूरी हमने r मान ली तो इनके मध्य लगने वाला बल कूलाम का जो नियम के अनुसार वो रहता है F बराबर K Q1 Q2 बट्टा r²। ये इसका सूत्र रहता है। और जहां पर K यहां पर बोलते हैं हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान रहता है। तो कूलाम के नियम का जो इनमें से असत्य कथन छांटने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए, तो बिल्कुल सही कथन है ये कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर एवं बिंदुवत होने चाहिए। गतिशील अवस्था में ये दोनों आवेश नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे कथन की, 2 आवेशों के मध्य कूलाम का बल अन्य आवेशों की उपस्थिति में प्रभावित होता है। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, कूलाम का बल कूलाम के नियमानुसार किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसका तीसरे आवेश की उपस्थिति में उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा कथन बी है वो यहां पर गलत दे रखा है। और अब हम बात करते हैं कथन सी की। तो कथन सी बोल रहा है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम की दूरियों के लिए 2 आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। जबकि अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, जो कूलाम का नियम होता है यह 10⁻⁻15 मीटर से इसकी परास जो होती है कूलाम के नियम की, कूलाम के बल की 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। या अर्थात 10⁻⁻15 मीटर पर इसकी जो परास होती है अधिकतम होगी, यह जो बल लगेगा अधिकतम होगा, एवं अनंत दूरी पर यह बल न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों, अनंत दूरी पर यह बल न्यूनतम होगा, अर्थात यह कथन भी यहां पर हमारे गलत दे रखा है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास रहेगा सेकंड ऑप्शन बी व सी दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परिमित चालक पट्टिका यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, 37वां क्वेश्चन जो हमें यहां पर प्रस्तुत किया गया है। एक परिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ घनत्व 4 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान कितना होगा? तो जब हमें जो सवाल दिया गया है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का हमें यहां पर सूत्र ज्ञात है, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता, जबकि सिग्मा बराबर यहां पर है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमें दे रखा है, इसका मान दे रखा है कि हमें यहां पर मान ज्ञात करना है कि विद्युत बल का मान कितना होगा, आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा उसका मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां से हम E का मान यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से E का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बल का जो यहां पर सूत्र रहेगा वह रहेगा F बराबर Q × E, F बराबर
Q इंटू ई, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका सूत्र रहता है E बराबर F बट्टा Q, E बराबर F बट्टा Q। तो यहां से हम ये इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। जो F का मान हमें ज्ञात करना है, F का जो मान हमें ज्ञात करना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। F बराबर Q इंटू ई दे रखा है, तो अब हमें E का मान यहां पर ज्ञात है, कितना है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यह हमें इसका मान ज्ञात हो चुका है। तो अब हम Q का मान यहां पर रखते हैं 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू सिग्मा का मान यहां पर हमें दे रखा है 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है दोस्तों 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान रहता है। तो ये वैल्यू अब हम यहां पर रखेंगे 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसे हल करते हैं तो यहां पर 10 की घात माइनस 12 और यहां पर 10 की घात माइनस 6 और 10 की घात माइनस 6 दोनों मिलकर हुई 8 इंटू 10 की घात माइनस 12 बटा 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 12 कैंसिल हो गया। यहां पर जो अब हमें ज्ञात हुआ है 8 बट्टा 8.85, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर मिलेगा हमें 0.903 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर नंबर रहेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो यहां पर बोल रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले बिंदु आवेश का मान क्या होगा। बिंदु आवेश का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि आवेश का मान कितना होगा, कितना आवेश रखे इतनी दूरी पर कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र जो है वो हम उत्पन्न कर सके। तो हमें जैसा कि ज्ञान है कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है KQ बट्टा आर स्क्वायर, KQ बट्टा आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र रहता है विद्युत क्षेत्र का। और जैसा कि अभी हमने बात करी, जो K होता है K बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर K का मान हमें यहां पर दे रखा है। अब हमें पूछा गया है कि इस Q का मान कितना होगा कि यहां पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र जो है वो हम उत्पन्न कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब Q का मान हमें ज्ञात करना है अगर, तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, E बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, K का जो मान है बस वो यहां पर लाके रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहां पर Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम सीधे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। E का मान हमें दे रखा है 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर का मान दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहां पर अब हम इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब 2 इंटू, अब 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की घात 9 के बराबर होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1 बट्टा 9 इंटू 10 की घात 9 के। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का समीकरण बनेगा। ये 2 से ये 2 0 कैंसिल, ये 9 से ये 3 कैंसिल। अब हमारे पास जो बन रहा है Q बराबर 2 इंटू 10 की घात 9 और 10 की घात 2, तो ये बनता है 10 की घात 11। जब ये ऊपर इसको हम ट्रांसफर करेंगे 2 इंटू 10 की घात माइनस 11 कूलाम, ये हमारा यहां पर उत्तर हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर रहेगा
वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 प्रति सेंटीमीटर है तो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। यहां पर हमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि F बराबर Q इंटू ई, यह हमें ज्ञान है कि भाई E का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, उसका फॉर्मूला E बराबर F बटा Q। तो यहां से हम F का मान ज्ञात कर सकते हैं, Q इंटू ई। ठीक है दोस्तों, यहां से हम F का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब हमें दे रखा है कि जो चार्ज है, जो आवेश है, आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधा आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन रख के यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो हमें पता है, जो अनंत रेखीय यहां पर दे रखा है, अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश का जो हमें ज्ञात है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो बनता है 2k लैम्बडा बाय आर, 2k लैम्बडा बाय आर इंटू ई। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यह बोल रहा है कि चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि इसका रेखीय घनत्व 10 की घात -6 है तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा? इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो मिलेगा वह रहेगा MEV² बट्टा R बराबर 2/4πε0 इंटू R इंटू E लैम्डा। यानी कि जो इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला रहता है mv² बट्टा R, mv² बट्टा R। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, इसीलिए हम MEV² अपॉन R इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये R से एक R ये यहां पर कैंसिल हो गया। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हमें वेग ज्ञात करना है, हमें वेग ज्ञात करना है। तो हम कुछ नहीं, बस 2e लैम्बडा बट्टा 4πε0 इंटू ME, ये हमारा यहां पर सूत्र यहां पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जब हम V का मान ज्ञात करेंगे तो V बराबर √2e लैम्बडा बट्टा 4πε0 इंटू ME। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर हमें प्राप्त होगा। अब यहां पर हम इसका मान रखकर इसका जो मान है, वेग है, वो हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19, कितना? 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू यहां पर हमें कराना है जो हमें रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है 10 की घात -6, 10 की घात -6। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें दे रखा है 1/4πε0, 1/4πε0। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? 9 इंटू 10 की घात 9, इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9। तो यहां पर आ जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9 बट्टा 9 इंटू 10 की घात 9 बट्टा नीचे क्या रहा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि हमें यहां पर गिवन है 9 इंटू 10 की घात -31 किलो, 9 इंटू 10 की घात -31 किलो यहां पर हमें जो इसका मान है वो यहां पर गिवन है। तो ये 9 से एक 9 कैंसिल। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 की घात -19 और 10 की घात 9, 10 की घात -10 और 10 की घात -16। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, 3.2 इंटू 10 की घात 3.2 इंटू 10 की घात 15, 10 की घात 15 यहां पर बनेगा। तो अब हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 32 इंटू 10 की घात 14, 32 इंटू 10 की घात 14। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास हम कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं इसको, 2 इंटू 16 इंटू 10 की घात 14, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा
4√2 इंटू 10 की घात 7 इंटू 10 की घात 7। अब हमें जैसा कि ज्ञान है √2 बराबर होता है 1.414 के, 1.414 के। तो जब हम इसका मान यहां पर रखेंगे 1.414 इंटू 10 की घात 7, तो हमारे पास जो इसका उत्तर प्राप्त होगा 5.65 इंटू 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका हमें जो है उत्तर प्राप्त होगा, जिसका आंसर जो सही रहेगा वो हमारे पास रहेगा आंसर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 कूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यह हमें यहां पर मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर सिग्मा बराबर Q बट्टा A। तो यहां से हम सिग्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आवेश का मान हमें दे रखा है 17.70 इंटू 10 की घात -6 बट्टा यहां पर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट होगा। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए A का मान चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो 10 की घात -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 10 की घात -4। तो यहां पर ये वैल्यू रखने पर हमें क्या समीकरण प्राप्त होती है, ये देखते हैं। तो सिग्मा बराबर 17.70 इंटू 10 की घात -6 इंटू 10 की घात 4। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो सिग्मा बराबर 17.70 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमें यहां पर सिग्मा का मान ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहां पर बोला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जैसा कि हमें ज्ञान है कि अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मान रहता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मान यहां पर हमें दिया गया है 17.70 इंटू 10 की घात -2 बट्टा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान हम सभी को ज्ञात है 8.85 इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात -12। इस 10 की घात -12 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो 17.70 इंटू 10 की घात 10 बट्टा 2 इंटू 8.85, तो ये बनता है 17.70। तो हमारे पास जो इसका उत्तर प्राप्त होगा हमें वह रहेगा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलाम, 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि आंसर रहेगा आंसर नंबर 2। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न चित्र में गाउसियन सतह A द्वारा घेरे गए आवेशों के कारण इससे निर्गत फ्लक्स होगा। यानी दोस्तों जो सवाल दिया गया है कि यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ हमें दी गई है A, इसके अंदर 3 आवेश उपस्थित है Q1, Q2 एवं Q3, तथा अब हमें ज्ञात करना है कि इन आवेशों के कारण इस बंद पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फ्लक्स का सूत्र रहता है हमारे पास फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब हम सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला रहेगा, जो इसका कुल फ्लक्स ज्ञात करने का रहेगा, कुल फ्लक्स ज्ञात करने का जो इसका सूत्र रहेगा, कुल आवेश Q नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम यहां पर कुल आवेश ज्ञात करते हैं, Q नेट ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इससे हम इसका कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। पहला Q1 -14 प्लस 78.85 -56, तो यहां पर हमें जो कुल आवेश प्राप्त होगा
जो कुल आवेश हमें यहां पर प्राप्त होगा वह होगा 14, 56 और 70 यानी 8.85 नैनो कूलाम। 8.85 नैनो कूलाम ये हमें कुल आवेश प्राप्त होगा। तो अब हम फाई का मान यहां पर निकाल सकते हैं। 8.85 नैनो कूलाम है तो 10 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 की घात 9। 10 की घात 9। अब हमें पता है कि अब हमें यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मान यहां पर हमें पुट करना है और सीधा सा हमारा आंसर यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो भाई यहां पर अब हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसका मान रखेंगे 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 4 पाई, ये हमारा यहां पर कुछ इस प्रकार की समीकरण बनेगी। जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर हमें प्राप्त होगा यहां पर वह रहेगा 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमें यहां पर इसका जो है वो हमारा उत्तर यहां पर हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर नंबर रहेगा सी ऑप्शन, जो कि रहेगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि ये हमें गोलीय चालक की त्रिज्या दी गई है और इतना हमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो जैसा कि हमें ज्ञान है, गोलीय चालक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर, E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हमें ज्ञान है कि Q बराबर N इंटू E, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है दोस्तों? पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण गुणज होता है। यानी हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी वह कभी भी हमेशा रहेगी तो पूरी संख्या रहेगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित नहीं हो सकता है। 1.2 इलेक्ट्रॉन कभी भी इस प्रकार से उपस्थित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ाते हैं हम इसी को। Q बराबर N इंटू E, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, E बराबर KNE अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन R स्क्वायर, ये यहां पर हमने रखा इसका मान। तो अब हम यहां से N का मान हमें ज्ञात करना है। तो N बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? E R स्क्वायर बट्टा K इंटू E। ठीक है, N बराबर E R स्क्वायर अपॉन K इंटू E, ये यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम जैसा कि ज्ञान है हमें कि R का जो मान हमें दे रखा है 0.1 मीटर, कितना दे रखा है दोस्तों? 0.1 मीटर। E का जो हमें मान दे रखा है 0.036 न्यूटन प्रति कूलाम, और K का मान हम सभी को ज्ञान है, K बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर हमें K का मान दे रखा है। ठीक है, अब हम यहां पर सीधा इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान रख के हम E का जो N की जो संख्या है वो हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर E का मान रखने पर 0.036 इंटू हम करेंगे इसको, जो हमारे पास त्रिज्या दी गई है इसकी 0.1 मीटर का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास जो उत्तर हमें प्राप्त होगा यहां पर वह रहेगा 2.5 इंटू 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। इतनी संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2.5 इंटू 10 की घात 5 अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम 0.036 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा सकते हैं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दो आवेशों के मध्य, जो 43 क्वेश्चन है हमारा, दो आवेशों के मध्य F बल F है, यदि उनकी मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, अब इन आवेशों के मध्य बल होगा। यहां पर बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, तो मान लेते हैं जो नई दूरी हमें प्राप्त हुई है वो हो गई है इस दूरी की 3 गुनी। ठीक है दोस्तों, जो हमें नई दूरी प्राप्त हो गई है वो हो गई है इस R की 3 गुनी। तो जो नया बल हमें यहां पर मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। तो दोस्तों F डैश बराबर, अब ये जो हम देख पा रहे हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर है F के, ये बराबर है F के। तो यहां पर हम सीधे इसका मान रख सकते हैं F बट्टा 9। तो यहां पर जो हमें बल मिलेगा उन दोनों के मध्य कितना हो जाएगा, F बट्टा 9। तो हमारा इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी F बट्टा 9 इसका हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न चित्र में विभिन्न भागों में विद्युत धारा दर्शाई गई है, धारा I का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको किरचॉफ का नियम जो दिया था, जो किरचॉफ ने अपना फर्स्ट नियम दिया था KCL, किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इसे संधि का नियम भी कहा गया था, संधि का नियम इस नाम से भी इसे जाना जाता है, संधि का नियम। संधि क्या होती है, वह बिंदु जहां एक या एक से दो या दो से अधिक धाराएं आकर क्या हो मिलती है, दो या दो से अधिक धाराएं आकर क्या हो मिलती है, उस बिंदु को संधि बिंदु कहा जाता है। और इस नियमानुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग उस संधि बिंदु से निकलने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर रहेगा। जैसा कि मान लिया यहां से धारा I1 बाहर निकल रही है, I2 अंदर आ रही है, I3 बाहर निकल रही है, I4 अंदर की तरफ है तथा I5 भी अंदर की तरफ है। तो इसके अंदर निर्गत धाराएं कौन कौन सी है, I2 और I4। तो I2 प्लस I4 का जो मान है वो बराबर होगा I1 प्लस I3 प्लस I5 के, यानी निर्गत धारा का जो मान है वो प्रवेशित धारा के मान के सदैव बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मान लेते हैं संधि बिंदु A है और यहां पर B है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में ज्ञात है कि किसी संधि बिंदु पर जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी ही धारा बाहर भी निकलेगी। तो इस संधि बिंदु पर हम देख पा रहे हैं 2 एंपियर 2 एंपियर, कुल 4 एंपियर की जो धारा है इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो इसके अंदर जो इसकी प्रवेशित धारा का मान है कितना है, 4 एंपियर। तो इससे निर्गत धारा का मान कितना होगा दोस्तों, वो भी 4 एंपियर ही रहेगा, 4 एंपियर ही रहेगा। तो इससे निकलने वाली धारा 4 एंपियर, जब ये धारा यहां पर हमें 4 एंपियर की धारा यहां पर हमें प्राप्त होगी। तो अब इस बिंदु B के लिए, अब हम बात करते हैं इस बिंदु B के लिए। इस बिंदु B में प्रवेशित धारा का मान कितना होगा दोस्तों, 4 एंपियर। कितना होगा, 4 एंपियर। अब जैसा कि हमें ज्ञान है KCL के नियम के अनुसार कि किसी संधि बिंदु पर प्रवेशित धारा उसमें निर्गत धारा के मान के बराबर होती है। तो इसमें प्रवेशित धारा का मान है 4 एंपियर। 4 एंपियर में से देख पा रहे हैं हम 1 एंपियर जो धारा है, तो इसमें से निकलने वाली धारा का मान भी 4 एंपियर होगा, जिसमें से 1 एंपियर धारा बाहर की ओर निकल गई। ठीक है दोस्तों, इसमें से 1 एंपियर धारा बाहर की ओर निकल गई। तो यहां पर प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 3 एंपियर। कितना होगा दोस्तों, 3 एंपियर। अब यहां पर जो C बिंदु, हम यहां पर एक और बिंदु मान लेते हैं, बिंदु C, यहां पर जो धारा प्रवेश करेगी उसका वो कितनी होगी, 3 एंपियर। कितनी होगी दोस्तों, 3 एंपियर। 3 एंपियर करंट में से जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1.3 एंपियर बाहर निकल गई है, 1.3 एंपियर बाहर निकल गई है। तो
सी बिंदु में से निर्गत धारा का मान कितना होगा, निर्गत धारा का मान कितना होगा, तो 3 माइनस 1.3, तो हमारा उत्तर आएगा 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। ये यहां पर 1.7 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त होगी, तो हमारा इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर हमें दे रखा है, एक इंजन स्रोत से 200 जूल ऊष्मा ग्रहण कर 80 जूल ऊष्मा सिंक को त्यागता है, तो किया गया कार्य एवं इंजन की दक्षता प्रतिशत में क्या होगी यदि इसमें सिंक का तापमान 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो स्रोत का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो स्रोत का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, यह सवाल हमसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहण की गई ऊष्मा कितनी है दोस्तों, ग्रहण ऊष्मा Q1, Q1 कितना दे रखा है दोस्तों हमें यहां पर 200 जूल, 200 जूल। और त्यागी गई ऊष्मा, त्यागी ऊष्मा का मान यहां पर हमने लिखा है इसे Q2, Q2। तो त्यागी गई ऊष्मा है हमारे पास 80 जूल। तो सबसे पहले हमें इसमें कार्य का मान ज्ञात करना है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का जो फॉर्मूला रहता है W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ग्रहण की गई ऊष्मा माइनस त्यागी गई ऊष्मा, यह हमारा कार्य का सूत्र रहेगा। तो ग्रहण की गई ऊष्मा 200 जूल माइनस 80 जूल, माइनस 80 जूल, तो यहां पर हमें प्राप्त हुआ 120 जूल। तो ये तो हमें ज्ञात हो गया कि किया गया कार्य जो है वह कितना होगा दोस्तों, 120 जूल। नेक्स्ट इसमें सवाल जो पूछा गया है कि इसकी दक्षता, इसकी दक्षता, इस इंजन की दक्षता जो है वह हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो दक्षता का जो फॉर्मूला रहता है नीटा, नीटा बराबर W अपॉन Q1, W अपॉन Q1, ये इसका सूत्र रहता है। तो W जो हमें ज्ञात हुआ है, जो कार्य हमें ज्ञात हुआ है 120 जूल बट्टा Q1, Q1 यहां पर हमारे पास 200, Q1 है हमारे पास 200। तो जब हम इसे काटेंगे 6/10 बराबर 3/5, 3/5, ये हमें इसकी दक्षता प्राप्त होगी। यानी जब हम इसे भिन्न रूप से दशमलव रूप में चेंज करते हैं तो 0.6 ये इसकी दक्षता रहेगी। और अगर हम इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 0.6 इंटू प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने इसे 100 से गुणा कराया, तो यहां पर हमें प्राप्त हुआ 60%। इसकी दक्षता जो हमें प्राप्त होगी 60% प्राप्त होगी। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है यदि इसमें सिंक का तापमान, यदि इसमें सिंक का तापमान यानी T2 टेम्परेचर जो हमें है वह 127 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो T1 का मान क्या होगा। तो स्रोत का तापमान यानी T1 का मान क्या होगा। तो इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलने के लिए 127 प्लस 273 जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 400 केल्विन। कितना आ रहा है दोस्तों, 400 केल्विन। और अब हमें ज्ञान है कि नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये इसका दक्षता का सूत्र रहता है। तो यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा नीटा बराबर नीटा का जो मान है वो हम यहां पर ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, तो हम सीधा उसका ही मान यहां पर रख सकते हैं। 0.6 बराबर 1 माइनस T2 हमारे पास है 400 बट्टा T1। तो अब हम इसको हल करते हैं। 400 बट्टा T1 बराबर 0.4 तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास T1 का जो मान आ रहा है वह आ रहा है 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। परंतु हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान क्या होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान ज्ञात करने के लिए हम 1000 में से 273 को घटा लेंगे, 273 को घटा लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा उत्तर यहां पर हमें प्राप्त होगा, जो कि अब हम हमारा ऑप्शन से अगर देखें तो W हमारा जो कार्य है 120 तथा जो हमारी दक्षता है 60% तथा जो T1 है वह है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो सही
विकल्प रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न परिपथ में 46वां क्वेश्चन, निम्न परिपथ में धारा I3 का मान क्या होगा? निम्न परिपथ में धारा I3 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए आपको किरचॉफ का जो नियम है उसका ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं हम कि ये जो भुजा है इसके अंदर I3 करंट बह रही है, I3 करंट जो है प्रवाहित हो रही है। जब ये I3 करंट इस जंक्शन पे या इस संधि पर पहुंचेगी तो ये आगे दो भागों में विभाजित होगी, ये आगे दो भागों में विभाजित होगी। पहली जो करंट है, जो पहली धारा रहेगी वो यहां पर गई I1, मान लेते हैं यहां पर जो धारा जा रही है वो जा रही है यहां पर I1, और यहां पर जो धारा है वह है I2। ये धारा जो I3 रहेगी वो इन दोनों के योग के बराबर रहेगी, I3 बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि I3 के बटने से ही क्या हो रहा है, I2 और I1 बन रहे हैं। तो अगर हम इन्हें पुनः वापस जोड़ देंगे तो हमें कौन सी धारा मिल जाएगी, I3। बात आ रही समझ में दोस्तों, I3 यहां पर हमें पुनः मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब अगर हम इसकी बात करें, इस लूप की हम बात करें, तो इसके अंदर धारा की जो दिशा रहेगी वह इस दिशा में रहेगी, कुछ इस प्रकार से। बात आ रही समझ में। और जब हम इस दिशा में धारा बढ़ेगी तो इसके अंदर धारा की जो दिशा है कुछ इस प्रकार से रहेगी। बात आई समझ, इसके अंदर रहेगी क्लॉकवाइज, इसके अंदर रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लूप 1 मानते हैं, इसको हम लूप 2 मानते हैं। तो लूप 1 के लिए यानी लूप फर्स्ट के लिए अगर हम देखें, -6 ये जो धारा यहां से इस तरफ आ रही है, -8 धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रही है, इसीलिए हम यहां पर -6 ले रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है जो धारा की दिशा मानी जाती है वह सदैव क्या मानी जाती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर -28I1, -28I1 बराबर 0, बराबर 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें मान जो प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से होगा, -14 इक्वल्स टू 28I1। तो यहां से I1 का जो मान प्राप्त होगा वो होगा -1/2 एम्पियर, -1/2 एम्पियर। इसी तरह से ये हमें पहली धारा का मान ज्ञात हो गया। इसी तरह से अब हमें ज्ञात करना है I2 का मान, हमें ज्ञात करना है I2 का मान। तो लूप 2 के लिए, लूप सेकंड के लिए, लूप सेकंड के लिए हम देखेंगे तो धारा कहां से प्राप्त हो रही है हमें, बैटरी के 6 वोल्ट की बैटरी से धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ये धारा बह रही है, तो -6। और जब ये I2 करंट फ्लो हो रही है तो बैटरी के 12 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ये बह रही है, तो इसको -12, इसको -12। अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो धारा है प्रतिरोध में जो इसकी दिशा मानी जाती है प्लस से माइनस की ओर, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इसकी दिशा मानी जाती है। तो -54 I2 बराबर 0, I2 बराबर 0। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी 18 बराबर 54 I2, 18 बराबर 54 I2। तो यहां पर जो I2 का मान हमें प्राप्त होगा 18 3 54, तो यहां पर 1/3 माइनस का 1/3 यहां पर हमें जो है I2 का मान ज्ञात होगा 1/3 एम्पियर। ये आई हमारे पास समीकरण 2। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें I3 का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें शुरुआत में ही ज्ञान है कि I3 किसका योग है, I2 और I1 का, I1 और I2 का योग क्या है, I3। तो जब हम इसका योग करेंगे I1 का मान रखेंगे -1/2 और I2 का जब मान रखेंगे -1/3। ठीक है दोस्तों, तो इसका लसअप लेने पर 6, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -5/6 एम्पियर, -5/6 एम्पियर। तो हमारा जो सही विकल्प रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक निश्चित मान के, जो 47वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित मान के 5 प्रतिरोधकों को चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है। भुजा BD से धारा होगी
यानी भुजा BD के अंदर जो प्रवाहित धारा का मान है वो यहां पर हमें ज्ञात करना है। यानी कि जो यहां पर हमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज, एक व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज यहां पर दर्शाया गया है, उसके अंदर हमें बोला गया है कि जो 4R जो रेजिस्टेंस लगाए, जो प्रतिरोध लगाए, इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो व्हीट स्टोन सेतु की जब हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु का यहां पर हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर एक रफली डायग्राम हमने यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज का बनाया है। ये यहां पर कुंजी K1 और कुंजी K2 ये यहां पर जुड़ी है और P Q R S ये 4 प्रतिरोध इसके अंदर जुड़े हुए। तो अब इसके अंदर बोला गया है कि जो पांचों प्रतिरोध है चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है, तो भुजा BD के अंदर प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो R है, ये सभी प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समान है, यानी प्रतिरोध पूरे परिपथ के अंदर कैसे है, समान है। तो जब भी ये प्रतिरोध यानी P/Q बराबर R/S ये अवस्था रहती है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलित अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, संतुलित अवस्था। इस अवस्था में दोस्तों सदैव ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, सदैव शून्य होगा, सदैव शून्य होगा। तो इस परिपथ में जैसा कि हमें दिखाया गया है R R R R सभी R जो है ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसी कारण जो 4R रेजिस्टेंस है इसके अंदर बहने वाली धारा का मान कितना होगा, शून्य। कितना होगा दोस्तों, शून्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो इसका सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विकल्प नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमें दिया गया है 48वां क्वेश्चन, एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻⁻8 ओम × मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो विभव प्रवणता का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। आई का मान हमें यहां पर दे रखा है, रो का मान हमें यहां पर दे रखा है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो मान है वो यहां पर हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला रहता है x बराबर V/L, x बराबर V/L। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ओम के नियमानुसार V बराबर I × R, ओम के नियमानुसार V बराबर I × R। किसी धारावाही चालक में जब उसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो I मान की धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती रहता है। तो ओम के नियमानुसार क्या हो गया, V बराबर I × R। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने इसका मान रखा। अब V x बराबर I R/L, तो यहां पर R/L को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है R का जो मान रहता है कितना रहता है दोस्तों, रो L/A, ये इसका मान रहता है रो L/A। तो यहां से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं R/L का, यहां से हम R/L का जो मान है वो यहां पर हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा इसका मान, रो/A। कितना हो जाएगा दोस्तों, रो/A, यानी R/L को मैं रो/A से रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो x बराबर I रो/A, ये हमारे पास इसका सूत्र रहेगा। तो अब I का मान हमें जो दे रखा है 0.2 एम्पियर इंटू रो का जो मान हमें यहां पर गिवन है 40 × 10⁻⁻8 बट्टा जो A का मान यहां पर हमें गिवन है कितना है 0.8 × 10⁻6, 0.8 × 10⁻6। जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो x का मान हमें प्राप्त होगा
0.1 वोल्ट प्रति मीटर, 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। यह मान हमें यहां पर प्राप्त होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, जो सही उत्तर रहेगा, वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 49th क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कितना होगा। विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कितना होगा, किस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला रहता है, जो हमें आंतरिक प्रतिरोध यहां पर ज्ञात करना है, जो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका जो फॉर्मूला रहेगा R बराबर E माइनस V बट्टा I, E माइनस V बट्टा I। तो V बराबर I इंटू R ओम के नियम अनुसार, तो I का मान यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं V बट्टा R। कितना रहेगा दोस्तों, V बट्टा R। तो R बराबर E माइनस V बट्टा V इंटू R इंटू R, ये यहां पर हमें मान प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारा E होता है, जो हमारा E रहेगा, उसका मान जो होता है सदैव बड़ा होगा V से, यानी जो हमारा E रहेगा वो सदैव उसका मान इस V से क्या रहेगा, सदैव ज्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे सदैव ज्यादा रहेगा। अब हम इसका लेते हैं विभव प्रवणता के अनुसार, E बराबर XL1, E बराबर XL1 तथा V बराबर XL2 तथा V बराबर XL2। तो अब जब हम यहां पर इसका मान रखेंगे तो R बराबर XL1 माइनस XL2 बट्टा XL2 इंटू R, ये हमें प्राप्त हुआ। तो यहां पर X कॉमन लेने पर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ये X से एक कैंसिल। तो यहां पर हमें जो R का मान जो ज्ञात हो रहा है, जो हमें R का मान ज्ञात होगा, तो R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ये यहां पर हमें जो है मान प्राप्त होगा। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वह रहेगा हमारा R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर हमें दे रखा है, एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे उच्च प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़कर स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है। स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च प्रतिरोध R के सिरों पर विभव पतन के लिए, उच्च प्रतिरोध R के सिरों पर विभव पतन के लिए संतुलन लंबाई 3.20 मीटर प्राप्त होती है। दोनों प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए, दोनों प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए संतुलन लंबाई 3.60 मीटर, 3.60 मीटर प्राप्त होती है। प्रतिरोध R एवं बड़े कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का जो प्रतिरोध अनुपात है वो कितना रहेगा, वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो ज्ञात करने का जो सबसे पहला हमारा रहेगा अप्रोच जो रहेगी विभव प्रवणता x बराबर V बाय L, x बराबर V बाय L। तो यहां से हम V का मान ज्ञात कर सकते हैं, V बराबर x इंटू L। तो जैसा कि हमें ज्ञात है V बराबर I R बराबर x इंटू L बराबर x इंटू L। तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसे उच्च प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़कर, इससे क्या जोड़ा जा रहा है, उच्च प्रतिरोध R, यानी उच्च प्रतिरोध R के साथ किस क्रम में जोड़ा जा रहा है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इसका मान जो रहेगा I बराबर I R प्लस R बराबर, इसको हमने मान लिया L1 और इसको जो संतुलित लंबाई प्राप्त होगी उसको हमने मान लिया L2। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इन दोनों का समीकरण 1 व 2 से हमें इनका जो मान है वो ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर
जो हमें प्राप्त होगा R प्लस R बट्टा R बराबर XL2 बट्टा XL1। ये x से x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा R प्लस R बट्टा R बराबर L2 अपॉन L1। तो ये यहां पर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस R बटा R, वापस बात वही हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद, बराबर L2 माइनस L1। ठीक है दोस्तों, इस 1 को इधर से इधर लेके आने पर R बटा R बराबर L2 अपॉन L1 माइनस 1। तो यहां से हमें जो इन दोनों प्रतिरोधों का जो मान ज्ञात होगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 हमें यहां पर दे रखा है बट्टा L1। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर हमें इसकी वैल्यू L1 की और L2 की दोनों की वैल्यू यहां पर गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसका जो मान है वो ज्ञात करने के लिए L2 का जो मान दे रखा है 3.60 मीटर माइनस 3.20 बट्टा L1 का मान है 3.20, तो यहां पर इसका मान आ रहा है 0.40 बट्टा 3.20। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर हमारे पास प्राप्त होगा 1/8। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1/8। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा। तो R अनुपात R ये हमें ज्ञात करना है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा 8:1। कितना रहेगा दोस्तों? 8:1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, निम्न चित्र में धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम है। निम्न चित्र में धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम है। निम्न में से किस विकल्प में धाराओं को घटते क्रम में दर्शाया गया है? धाराओं को घटते क्रम में दर्शाना है। दोस्तों सवाल जो दिया गया है, यहां पर एक धारामापी हमें दिया गया है, प्रतिरोध है जिसका 20 ओम, जिसका प्रतिरोध है 20 ओम। निम्न में से किस विकल्प में धाराओं को घटते क्रम में दर्शाया गया है? यानी हमें उस धारा का मान बाद में रखना है जिसका मान सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, यानी जो सबसे बड़ी धारा है उसको हमें सबसे पहले सेट करना है, उसको पहले सबसे पहले जमाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमें ज्ञात है कि जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, धारा का जो मान है वो क्या होता है दोस्तों? सदैव घटता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रतिरोध दिए गए, जो सबसे पहले हमारे पास आई करंट के लिए प्रतिरोध कितना दिया गया हमें? 0 ओम। कितना है इसके अंदर प्रतिरोध? कितना है दोस्तों? 0। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस बिंदु पर, नेक्स्ट आते हैं इस बिंदु पर। तो यहां पर जा रही है I1 धारा और यहां पर जा रही है I2 धारा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए किस रेजिस्टेंस का या किस प्रतिरोध का मान कम है, तो उसके अंदर धारा का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो I2 जहां जा रही है उसके अंदर जो प्रतिरोध का मान है वह है 2 एम्पीयर, 2 ओम। ठीक है, कितना है? 2 ओम। तो इसके अंदर जाने वाली धारा कौन सी है? I2। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है I2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारी I1 है, उसके लिए प्रतिरोध का मान कितना है? 10 ओम। कितना है दोस्तों? 10 ओम। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1। ठीक है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा I1। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम है, धारामापी का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है। तो जो सबसे अधिक प्रतिरोध है वो किसका है? धारामापी का। और उसके अंदर कौन सी करंट बह रही है? IG। तो इसका जो घटता क्रम रहेगा I2, I1 और IG, ये इसका क्रम रहेगा। तो इसी के अनुसार जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर नंबर 1। कौन सा रहेगा दोस्तों? हमारा आंसर नंबर 1, विकल्प नंबर 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो बोल रहे हैं, 1 मीटर सेतु के प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 4 ओम का प्रतिरोध निकालकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए अवक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव सिरे से 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अज्ञात प्रतिरोध का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमें अज्ञात प्रतिरोध का जो मान है
उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले नाम सुनते ही मीटर सेतु, इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, R/S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। इसका जो फॉर्मूला रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो अब यहां पर हमें अज्ञात प्रतिरोध के लिए मान ज्ञात करना है। तो S यहां पर अज्ञात प्रतिरोध हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला रह जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये इसका हमें यहां पर जो है सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इंटू R, ये यहां पर हमें इसका सूत्र प्राप्त होगा। तो यहां पर S का मान ज्ञात करने के लिए 100 माइनस संतुलित लंबाई कितनी दी गई है दोस्तों हमें 60 बट्टा वापस 60 इंटू R का मान प्रश्न में दिया गया 4 ओम। R का मान जो है प्रश्न में दिया गया 4 ओम। तो S बराबर 100 माइनस 60 40 बट्टा 60 इंटू 4 20 से काटने पर 2 3। तो S बराबर 2 बट्टा 3 इंटू 4 बराबर 8 बट्टा 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.66 ओम। 2.66 ओम। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा हमारे पास, जो सही विकल्प रहेगा वह रहेगा हमारा पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर बोल रहा है समान प्रतिरोध 2 ओम के 3 प्रतिरोध PQR तथा एक अज्ञात प्रतिरोध S मिलकर व्हीट स्टोन ब्रिज के 4 भुजाएं बनाती है। व्हीट स्टोन ब्रिज की 4 भुजाएं बनाते हैं। प्रतिरोध S के समांतर क्रम में 6 ओम का प्रतिरोध लगाने पर ब्रिज संतुलित हो जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर जो है हमें अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है वो यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज रहता है, ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज यहां पर हम बना लेते हैं रफली डायग्राम। इसके अंदर बोला गया है ये जो प्रतिरोध है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ये जो प्रतिरोध हमें यहां पर दिए गए हैं ये सभी 2 ओम के प्रतिरोध यहां पर दिए गए हैं। और ये जो प्रतिरोध S है, ये जो प्रतिरोध S है इसके अंदर ये PQR, तो ये जो प्रतिरोध S है इसके समांतर क्रम में एक 6 ओम का प्रतिरोध क्या है, इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक 6 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इस S का मान कितना होगा, इस S का मान कितना हो कि इस परिपथ में जो ये व्हीट स्टोन सेतु है हमारा संतुलित अवस्था में आ जाए, संतुलित अवस्था में आ जाए। ठीक है, संतुलित अवस्था में ये आएगा तो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर जो लगा रहता है यहां पर, उसके अंदर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, IG बराबर 0, IG बराबर 0 हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के अंदर पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही हमें हल करना है, क्योंकि ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम देख के कंफ्यूज ना होए कि ये जो प्रतिरोध है ये एक दूसरे के समान है तो ब्रिज जो है संतुलित अवस्था में होगा। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहां पर हमें इसका मान अभी ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको S और 6 ओम को, यानी जब ये 6 ओम और S समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों, इनका जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा बराबर रहेगा 6S अपॉन 6 प्लस S। अरे भाई R1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें यहां पर तो R इक्विवेलेंट कितना आता है हमारे पास, R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2।
ठीक है दोस्तों, यही हमें मान प्राप्त होगा यहां पर, तो उसी से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम कहते हैं जो संतुलित अवस्था में ये बोल रहा है कि जब इस समांतर क्रम में जुड़ते ही ब्रिज किस अवस्था में आ जाएगा, ब्रिज आ जाएगा संतुलित अवस्था में। तो संतुलित अवस्था का सूत्र हमें ज्ञान है, P बटा Q बराबर P बाई Q इक्वल्स टू R बाय S, R बाय S। तो S का यहां पर हमें ज्ञात है कि भाई कुल तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6S बट्टा 6 प्लस S। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर P और Q और R का मान रखने पर 2 बटा 2 बराबर 2 6S बटा 6 प्लस S। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर 2 बटा 6S बटा 6 प्लस S। अब हमें यहां पर इसका मान ज्ञात करना है कि भाई इसका मान जो है वो हमें कितना प्राप्त होगा, तो इसको हम भेजेंगे ऊपर की तरफ, 6 प्लस S बटा 6S। ठीक है, इसका जो मान रहेगा अब वो कुछ इस तरह से होगा, 6S जो है वो हमने यहां वज्र गुणा कराया और 6S को यहां भेजा, तो 6S बराबर 12 प्लस 2S, 12 प्लस 2S, तो 6S माइनस 2S बराबर 12, तो 4S बराबर 12, तो S बराबर 3 ओम, S बराबर 3 ओम। ये मान हमें यहां पर प्राप्त होगा। तो 53वें क्वेश्चन का जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो हमारा आंसर है 3 ओम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वां क्वेश्चन दोस्तों हमें यहां पर बोल रहा है, जब दूरदर्शी को समांतर प्रकाश के लिए व्यवस्थित किया जाता है तो अभिदृश्यक से नेत्र लेंस की दूरी 80 सेंटीमीटर तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 19 है, तो लेंसों की फोकस दूरियां हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, यहां पे फोकस दूरी यहां पर हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो सबसे पहले अप्रोच रहेगी, सवाल में दे रखा है अभिदृश्यक लेंस की, तो अभिदृश्यक लेंस की जो सूत्र रहता है यहां पर हमें दे रखा है, माफ कीजिएगा, 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 19 है, तो यहां पर आवर्धन क्षमता के लिए जो इसका फॉर्मूला रहता है F0 बट्टा FE बराबर, इसका मान है हमारे पास 19, इसका जो मान है हमारे पास 19 दे रखा है, तो यहां पर वज्र गुणा कराने पर F0 बराबर 19 F इंटू E, ये यहां पर हमें मान प्राप्त हो रहा है। तो इसका मान समीकरण 1 में रखने पर F0 का मान है 19 FE, तो 19 FE प्लस FE इक्वल्स टू 80, तो यहां पर 20 FE बराबर 80, तो यहां पर FE का मान जो आएगा हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर FE का मान अगर 4 है तो इस इक्वेशन से F0 प्लस 4 बराबर 80, तो F0 का मान आएगा दोस्तों हमारे पास 76 सेंटीमीटर। तो 4 और 76, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर हमें दे रखा है, यदि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के आयामों का अनुपात 3:5 हो तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताओं पर अनुपात क्या होगा। यानी कि जो मैक्सिमा और जो मिनिमा यहां पर बन रही है इंटेंसिटी की यानी तीव्रता की, उसका अनुपात जो है वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। और यहां पर हमें दे रखा है A1 3 और A2 जो दे रखा है वो दे रखा है 5, और इनका जो अनुपात है A1 बट्टा A2 बराबर हमें दे रखा है 3/5। ये हमें इसका अनुपात यहां पर दे रखा है और हमसे पूछा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो I अधिकतम बट्टा I न्यूनतम, I अधिकतम बट्टा I न्यूनतम, इसका जो फॉर्मूला रहता है A1 प्लस A2 बट्टा A1 माइनस A2, इन दोनों का
स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। तो जब हम a1 और a2 को प्लस करते हैं 3 + 5 का होल स्क्वायर बट्टा 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहां पर हम I मैक्सिमम यानी I अधिकतम बट्टा I मिनिमम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट तीव्रताओं का अनुपात यहां पर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो I मैक्सिमम बट्टा I मिनिमम, इसका मान हो जाएगा 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर बट्टा -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो I मैक्सिमम बट्टा I मिनिमम का जो मान हमें यहां पर प्राप्त होगा 16/1। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 16/1। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, जो हमारे पास आंसर आएगा I मैक्स अनुपात I मिनिमम बराबर 16/1। तो जो इसका सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 16/1। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56वां क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बोल रहा है y1 = a sin ωt तथा y2 बराबर b cos ωt द्वारा निरूपित दो तरंगों के बीच कालांतर का मान कितना रहेगा। इन दोनों तरंगों के बीच में जो है दोस्तों हमें कालांतर का मान ज्ञात करना है कि इन दोनों के मध्य कालांतर कितना रहेगा। तो जो y1 हमें दे रखा है, तरंग y1 समीकरण दे रखी है a sin ωt तथा जो y2 दे रखी है b cos ωt। तो इस cos ωt को sin ωt में परिवर्तित करने हेतु हम क्या करेंगे, y2 बराबर b sin ωt प्लस π/2 यानी थीटा बराबर हम ले लेंगे यहां पर, या सॉरी जो हमारा फाई है वो हम ले लेंगे 90 डिग्री। कितना ले लेंगे? 90 डिग्री। तो हमारे इसका जो कलांतर रहेगा, जो फाई का मान हमारे पास यहां पर प्राप्त होगा हमें, वह रहेगा 90 डिग्री यानी कि π/2। तो इसका जो सही उत्तर यहां पर प्राप्त होगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन π/2। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 57वें क्वेश्चन की तरफ। 57वां क्वेश्चन कह रहा है यंग प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोत एक दूसरे से 0.90 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं तथा फ्रिंजे 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। यदि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 1 मिलीमीटर है तो उपर्युक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यहां पर हमें जो सवाल पूछा गया है कि यहां पर हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। जो यहां पर कला संबंध दो प्रकाश के स्रोत है उनकी हमें तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, यहां पर हमें इसकी लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य जो है वो यहां पर ज्ञात करनी है। तो भाई जो इसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले केंद्रीय फ्रिंज से NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा xn बराबर 2n -1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब यहां पर हमें पूछा गया है द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, यानी n बराबर कितना दिया गया हमें, n बराबर 2 हमें यहां पर दिया गया है। तो यहां पर n का मान रखने पर x2 बराबर 2 × 2 - 1 लैम्डा। अब जो d है, जो कैपिटल D हमें यहां पर दिया गया है तथा फ्रिंज की 1 मीटर दूरी पर, यानी जो हमें डिस्टेंस दी गई कितनी दी गई है, 1 मीटर। तो d बराबर हो जाएगा 1/2d। तो यहां पर 2 × d का मान हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर। कितना दे रखा है दोस्तों, 1 मिलीमीटर यहां पर जो है हमें जो मान है वो यहां पर दे रखा है। तो हम सीधा पहले एक बार यहां पे d ही रखते हैं,
फिर अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। x2 पर इतनी प्राप्त हो रही है, यानी अगर हम बात करें, अगर हम इसकी वैल्यू रखें 1 इंटू 10 की घात, 1 इंटू 10 की घात -3 बराबर 3 लैम्डा इंटू 1 जो कि हमारे पास d है, और 2 इंटू d, जो ये d हमें यहां पर दिया गया है, इसका जो मान है वो हम यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं 0.90 इंटू 10 की घात -3, 0.90 इंटू 10 की घात 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 लैम्डा बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 इंटू 0.90 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर हम जो 3 है उसको इसके बट्टे में भेज देते हैं। तो इसको हल करने पर दोस्तों जो हमें लैम्डा का मान जो प्राप्त होगा वह होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ये हमें यहां पर इसका जो मान है वो प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो हमारा सही उत्तर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतता दूरी पर बनता है, इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसमें जो प्रयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए जो न्यूनतम दूरी होती है, जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह सदैव कितनी होगी दोस्तों? सदैव होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो न्यूनतम दूरी हमारे पास यहां पर रहेगी सदैव वह क्या रहेगी? बराबर रहेगी 25 सेंटीमीटर के। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आवर्धन क्षमता का, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। बात कर रहे हैं यहां पर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की, ध्यान रखिएगा जो हमारी बात चल रही है सरल सूक्ष्मदर्शी की बात चल रही है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आवर्धन क्षमता का, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमें जो इसकी आवर्धन क्षमता है वो दे रखी है 15 बराबर 1 प्लस डी हमें ज्ञान है 25 बटा एफ, जो कि हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इस एक को इधर भेजने पर 15 माइनस 1 14 बराबर 25 बट्टा एफ, बराबर 25 बट्टा एफ। तो एफ बराबर हमारे पास जो प्राप्त होगा 25 बट्टा 14, जो प्राप्त होगा हमारे पास 25 बट्टा 14 यानी कि 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। इसको हल करने पे हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारी फोकस दूरी प्राप्त होगी वो बराबर होगी 1.7 सेंटीमीटर के। तो इस वजह से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विकल्प नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है 59वां क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 10 है, सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन 100 हो, जबकि प्रतिबिंब नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। यहां पर हमें इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होनी चाहिए उसका मान यहां पर पूछा गया है। तो आवर्धन क्षमता के लिए जो इसका फॉर्मूला रहेगा m बराबर m नॉट इंटू एम ई, यहां पर आई जो हमारी आंख है उसके लिए यहां पर यूज किया गया है। तो जब हम इसको फॉर्मूले के अंदर इसका मान रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, m बराबर m बराबर m नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, अपॉन एफ ई, अपॉन क्या रहेगा दोस्तों? एफ ई। तो यहां पर हमारे पास आवर्धन क्षमता दे रखी है 100 बराबर m नॉट यहां पर हमें दे रखा है 10, जो हमें यहां पर m नॉट दे रखा है वो हमें दे रखा है 10 इंटू 1 प्लस डी, जो d हमें यहां पर दे रखा है कितना दे रखा है दोस्तों? 25। कितना दे रखा है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर यहां पर दे रखा है। और एफ ई का जो मान है वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो 100 बराबर 10 प्लस 25 बट्टा एफ ई, 10 को इधर भेजने पर 90 बराबर 25 बट्टा एफ ई। तो एफ ई का जो मान आएगा 25 बट्टा 90,
तो इसको हल करने पर जो हमें प्राप्त मिलता है 5 1 18, 5/18, यानी कि लगभग इसका जो मान हमें यहां पर प्राप्त होगा, जो इसका मान हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 3, जो इसका मान यहां पर हमें प्राप्त होगा कितना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यानी 25/9 रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60th क्वेश्चन यहां पर हमें बोल रहा है, एक स्लिट जिसकी चौड़ाई ई है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित की जाती है, प्रथम निम्नलिखित 30 डिग्री विवर्तन कोण पर प्राप्त होगा यदि ए, यानी ए का जो मान है वो हमें क्या करना है, वो हमें ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित के लिए जो आवश्यक शर्त है, हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर जो निम्नलिखित दिया गया है, प्रथम निम्नलिखित के लिए जो आवश्यक शर्त रहेगी वह रहेगी निम्नलिखित के लिए आवश्यक शर्त, निम्नलिखित के लिए जो आवश्यक शर्त रहेगी वह रहेगी a sin थीटा बराबर n इंटू लैम्डा, a sin थीटा बराबर n इंटू लैम्डा। यहां पर a का मान जो है, a का मान जो है हमें क्या दे रखा है, e दे रखा है कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, e है, यानी a बराबर कितना हो गया दोस्तों, a बराबर हो गया हमारे पास e, और जो थीटा हमें दे रखा है, जो थीटा का मान जो हमें दे रखा है वह दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहां पर प्रथम निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जो हमें कोण प्राप्त होगा, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो a sin थीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं e sin थीटा बराबर n लैम्डा बराबर n लैम्डा। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है कि e का मान कितना होगा, e का मान कितना होगा, तो n लैम्डा बटा साइन थीटा। तो भाई n हमारे पास है 1, n है हमारे पास 1, लैम्डा अपॉन साइन 30, साइन 30 डिग्री। तो e बराबर साइन 30 का मान हमें ज्ञात है, कितना होता है भाई 1/2, कितना होता है साइन 30 बराबर 1/2। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो e बराबर, तो जो e है वो बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, e बराबर 2 लैम्डा। तो जो सही उत्तर यहां पर प्राप्त होगा e बराबर 2 लैम्डा। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर हमें दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो हमें असत्य कथन है उसको छांटना है कि निम्न में से जड़त्व आघूर्ण के लिए, जड़त्व आघूर्ण यानी इनर्शिया के लिए जो इनमें से जो गलत ऑप्शन है, जो गलत कूट है उसका हमें चयन करना है और इनके अनुसार हमें इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला जो यहां पर हमें दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, जो कथन दिया गया है, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण I बराबर m इंटू आर स्क्वायर होता है। किसी कण का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, I बराबर m इंटू आर स्क्वायर। तो बिल्कुल जो इनर्शिया होता है वह गुणनफल होता है m और r स्क्वायर का, द्रव्यमान तथा त्रिज्या के स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, तथा त्रिज्या के स्क्वायर का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये जो कथन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र m1L2 T1 होता है। अगर हम बात करें जड़त्व आघूर्ण के विमीय सूत्र की तो I बराबर m आर स्क्वायर। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा तो वह बनता है द्रव्यमान के लिए m1 और त्रिज्या के लिए L2 तथा T0। ये इसका सूत्र बनेगा, जो इसका विमीय सूत्र बनेगा m1 L2 T0। तो इसके लिए जो बी ऑप्शन है वो गलत है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान वितरण तथा घूर्णन अक्ष पर स्थिति निर्भर करता है। बिल्कुल जो हमारा जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि जो जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान वितरण तथा घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसके लिए जो हमारा सही उत्तर रहेगा, जो इसके अंदर से जो हमारा आंसर रहेगा वह रहेगा केवल बी, केवल बी। यानी ये दोनों ही कथन जो हमें दिए गए हैं ए व सी जो कथन हमें दिए गए हैं वे कैसे सही है, और जो बी कथन हमें दिया गया है
वो गलत है, इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ। 62 यानी 62वां क्वेश्चन जो हमारे सामने प्रस्तुत है, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है, ऐसा करने से जो पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण घटता है व कोणीय वेग बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है व कोणीय वेग घटता है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है व कोणीय वेग बढ़ता है, तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है जड़त्व आघूर्ण घटता है व कोणीय वेग घटता है। तो इस सिद्धांत के ऊपर जो ये हमारे पास सवाल दिया गया है, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है, ये जो घटना हो रही है ये कोणीय वेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग सिद्धांत के अनुसार, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग, बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग, निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, अर्थात कि जब बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित होगा तो निकाय का जो कोणीय संवेग रहता है वह सदैव कैसा रहेगा दोस्तों, सदैव संरक्षित रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें L बराबर आई ओमेगा, L बराबर आई ओमेगा, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर L जो है हमारा यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है, और यदि बाह्य बल आघूर्ण टो यानी बाह्य बल आघूर्ण कैसा हो, अनुपस्थित हो, यानी बराबर 0 हो, तथा आई ओमेगा जो ये वैल्यू है हमारे पास ये नियत हो। कैसी हो दोस्तों, ये वैल्यू नियत हो। अतः आई समानुपाती 1/ओमेगा, आई समानुपाती 1/ओमेगा। अतः जब जड़त्व आघूर्ण के मान में कमी हो रही है तो कोणीय वेग के अंदर वृद्धि हो रही है, कोणीय संवेग के अंदर वृद्धि हो रही है। उपर्युक्त प्रश्न जो हमें दिया गया है यहाँ पर, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है, ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से यहाँ पर कोणीय वेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अतः जब सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है तो जड़त्व आघूर्ण का मान कम होता है, जबकि कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या तथा m द्रव्यमान का एक गोला माना जाए तो इसकी घूर्णन अक्ष के परित समय अंतराल t के पदों में कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है। तो जैसा क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि पृथ्वी r त्रिज्या तथा m द्रव्यमान का एक गोला मान लिया जाए तो इसके घूर्णन अक्ष के परित समय अंतराल t के पदों में कोणीय संवेग का जो मान है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि हमें ज्ञात है L बराबर आई ओमेगा, यानी जब घूर्णन अक्ष के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग कैसा रहेगा, घूर्णन अक्ष के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग, घूर्णन अक्ष के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग कितना रहेगा दोस्तों, L बराबर आई ओमेगा। तो अब हमें ज्ञात है, जो यहां पर बोला गया है कि यहां पर पृथ्वी को r त्रिज्या तथा m द्रव्यमान का एक गोला मान लिया जाए। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का
जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/5 mr²। इसका जो जड़त्व आघूर्ण रहेगा ठोस गोले का कितना रहता है दोस्तों, I बराबर 2/5 mr²। तो जैसा कि अब हमें ज्ञात है ओमेगा, ओमेगा यानी कोणीय संवेग 2π/t कितना रहेगा दोस्तों, 2π/t। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान इस समीकरण के अंदर रखने पर L बराबर I ओमेगा के अंदर रखने पर L बराबर I का मान है 2/5, I का मान जो यहां पर हमें दे रखा है दोस्तों 2/5 mr² इंटू ओमेगा का मान जो हमें दे रखा है 2π/t, 2π/t। तो यहां पर जो इसका हमें मान प्राप्त होगा 4 mr² π/5t। ये हमारा उत्तर यहां पर हमें प्राप्त होगा जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सवाल का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा विकल्प नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहां पर दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वृत्तीय प्लेट के सिरे पर खड़ा है जो कि इसके केंद्र से जाने वाली लंबवत अक्ष के परित नियत कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। यदि व्यक्ति त्रिज्या के अनुदिश अक्ष की ओर चलना प्रारंभ कर दे तो इसका कोणीय वेग, तो इसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चूंकि जो मनुष्य है, मनुष्य अक्ष की ओर या फिर हम कह ले घूर्णन अक्ष की ओर, कि जो मनुष्य है, मनुष्य घूर्णन अक्ष की ओर गति कर रहा है। घूर्णन अक्ष की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है। अतः निकाय का जड़त्व आघूर्ण, निकाय का जड़त्व आघूर्ण कम होगा। इसी कारण कोणीय संवेग का मान बढ़ेगा। इसी कारण कोणीय संवेग का मान बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो जड़त्व आघूर्ण, जो अभी हमने बात की जड़त्व आघूर्ण कम हो रहा है, तो जड़त्व आघूर्ण कम क्यों हो रहा है। अगर हम बात करें कि जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला रहता है mr², क्या रहता है दोस्तों, mr²। तो ये जो व्यक्ति है ये किसकी ओर गति कर रहा है, अक्ष की ओर गति कर रहा है। तो इसकी जो त्रिज्या है उसमें लगातार कमी हो रही है, जिसके फलस्वरूप जो जड़त्व आघूर्ण है वह भी इसके साथ साथ घट रहा है। तो इसी कारण जो इसका कोणीय वेग संवेग होगा, इसका जो कोणीय संवेग रहेगा दोस्तों, उसके मान में सदैव क्या होगी, वृद्धि होगी। बात आई समझ में। यानी कि जब इसकी त्रिज्या घट रही है तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है उसके मान में समय के साथ साथ कमी हो रही है। तो जड़त्व आघूर्ण जैसे जैसे घट रहा है, तो कोणीय संवेग के मान में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। क्योंकि इनके बीच का जो संबंध है वो हमें ज्ञात है कि जो I होता है, जो जड़त्व आघूर्ण है, वो कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपात का संबंध दर्शाता है। तो अगर I के मान में यानी जड़त्व आघूर्ण के मान में कमी हो रही है तो जड़त्व आघूर्ण के कोणीय संवेग के मान में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा 64वें क्वेश्चन का हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 यहां पर हमें एक वक्र दिए गए हैं, कोणीय संवेग L तथा कोणीय वेग ओमेगा के बीच ग्राफ होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कोणीय संवेग होता है, जो कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा, ये हमारे पास इसका सूत्र रहता है कोणीय संवेग का। अर्थात जो कोणीय संवेग रहता है वह कोणीय वेग के क्या रहेगा दोस्तों, सदैव इसके समानुपात का इसके साथ यहाँ पर जो संबंध है वो दर्शाएगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि जब जड़त्व आघूर्ण का मान नियत हो, जब जड़त्व आघूर्ण का मान नियत हो,
तभी ये क्या होगा दोस्तों, तभी ये एक दूसरे के समानुपात का यहाँ पर जो है संबंध एक दूसरे के साथ प्रदर्शित करेंगे। और जब जब कोई भी दो भौतिक राशि एक दूसरे के क्या हो दोस्तों, एक दूसरे के समानुपात का संबंध यहाँ पर प्रदर्शित करे, तो जब अगर L का मान बढ़ेगा यानी कोणीय संवेग का मान बढ़ेगा तो उसके साथ ही कोणीय वेग का मान भी बढ़ेगा। तो इनके जो बनने वाला जो ग्राफ प्राप्त होगा हमें L और ओमेगा के मध्य एक सरल रेखा हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, जो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, विकल्प नंबर 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है, किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का एक नियत वेग होता है, कारण यदि किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही बना रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंदर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कथन एवं कारण दो सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन और कारण सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। एवं जो तीसरा दिया गया है, कथन सही लेकिन किंतु कारण गलत है, एवं कथन गलत एवं किंतु कारण सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें दिया गया है निकाय पर बाह्य बल। यहाँ पर हमें दिया गया है किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का एक नियत वेग होता है, एक नियत वेग होता है। तो निकाय पर बाह्य बल, निकाय पर बाह्य बल बराबर m d/dt। बाह्य बल कितना होगा दोस्तों इस पे, m d/dt, और जो यहां पर जो है वेग v। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए इसके अंदर जो बाह्य बल है, जो बाह्य बल है दोस्तों, उसका मान कितना है दोस्तों, 0। उसका मान 0 है। तो VCM यानी द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, ये कैसा रहेगा दोस्तों, यह रहेगा नियत। कैसा रहेगा दोस्तों, ये नियत रहेगा। अतः द्रव्यमान केंद्र प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 ही रहेगा। यानी अगर VCM 0 है तो यह 0 ही रहेगा, तो यह 0 ही रहेगा। अतः इसका जो हमारे पास सही आंसर प्राप्त होगा, तो यानी कि अब हमको जैसे पता चल गया कि जो द्रव्यमान केंद्र की तरफ जो इसका वेग रहेगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, 0 ही रहेगा। तो इसका जो हमें यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा, कथन एवं कारण सही है परंतु कथन का जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तो इसका जो हमारे पास उत्तर रहेगा दोस्तों, वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 67वें क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक 67वें क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर बताया गया है दो गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r/2 है, एक दूसरे से द्रव्यमानहीन छड़ के द्वारा चित्रानुसार जोड़े गए हैं। छड़ की लंबाई 2r है। किसी भी गोले के केंद्र से जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परित निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा। जो इसका निकाय का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण रहेगा वो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो जैसे मान लिया ये दो गोले P एवं Q है। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया हमने दो गोले P एवं Q है। ये इसकी जो त्रिज्या है r/2 तथा ये इस गोले की क्या रहेगा, इस गोले के जैसा कि इसने बोला गया है छड़ के लंबवत अक्ष के परित, लंबवत अक्ष के परित, तो इसकी जो यहां पर रहेगी हमने ले लिया y एक्सिस पे। ठीक है दोस्तों, अब ये P और Q जो गोले हैं इनके मध्य की जो दूरी है, इनके मध्य की दूरी कितनी दोस्तों, 2r। कितनी दोस्तों, 2r। तो गोले P का y डैश यानी y और y डैश, ये जो अक्ष है y डैश के परित जड़त्व आघूर्ण के परित जड़त्व आघूर्ण का मान कितना रहेगा दोस्तों, 2/5 m/r²। तो यहां पर जो इसकी त्रिज्या दी गई है दोस्तों, r² की जगह हमें दी गई है r² यहाँ पे रखना चाहिए था, परंतु इसकी जो त्रिज्या दी गई है प्रश्न में r/2 दी गई है, तो यहां पर हमने r/2 रखा, प्लस
एम एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/5 एम आर बाय 2 का स्क्वायर प्लस एम एक्स। यहाँ पर हमें क्या दिया गया दोस्तों, इन दोनों गोलों के मध्य की जो दूरी है, इन गोलों के मध्य की जो दूरी है वो हमने यहाँ पर एक्स दी गई है, तो एम 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा एम आर स्क्वायर बाय 10 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 10 प्लस 4 स्क्वायर। ये हमारे पास बनी दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं गोले Q की। गोले Q का y डैश के परित जड़त्व आघूर्ण, y डैश के परित जड़त्व आघूर्ण कितना रहेगा दोस्तों, गोला है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और इसकी भी जो त्रिज्या दी गई है दोस्तों r/2 दी गई है। कितनी दी गई दोस्तों, r/2। तो अब हम यहाँ पर इसका Q के सापेक्ष जो इसका जड़त्व आघूर्ण है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो अब जो y डैश है, y डैश के परित निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना रहेगा दोस्तों, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास निकाय का क्या आ जाएगा, कुल, यहां पर निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, 4mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर प्राप्त होगा दोस्तों हमें वह रहेगा 21/5 mr स्क्वायर, 21/5 mr स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमें जो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है वह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमें उत्तर के अंदर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। एक कण 6 सेंटीमीटर की सरल रेखा में सरल आवर्त गति करता है। इसका आवर्त काल 6 सेकंड है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जहां इसकी स्थिति 1.5 सेंटीमीटर होगी। हमें जो दिया गया है कि एक जो कण है सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, जिसकी जो लंबाई है, जिसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है, 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। इसका जो आवर्त काल है, इसका जो आवर्त काल जो हमें दिया गया है, यहाँ पर इसका आवर्त काल हमें दिया गया है 6 सेकंड। इसका आवर्त काल जो हमें दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया है, 6 सेकंड। तो यहाँ पर अब हमें पूछा गया है इसकी स्थिति x बराबर वह समय ज्ञात कीजिए जहां इसकी स्थिति x बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो, 1.5 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए जब हमें ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मिले तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा इसका आयाम। क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों, इसका आयाम। तो मान लीजिए यहाँ पर कण है तो इसका जो आयाम रहेगा वो बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर सरल रेखा है तो इसका आयाम रहेगा 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये इसका जो आयाम रहेगा वो रहेगा 3 सेंटीमीटर का। कितना रहेगा दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। तो आयाम हो गया इसका 3 सेंटीमीटर, यानी जितनी आपको लंबाई दे रखी है उसका जस्ट हाफ कर लीजिए तो आपको इसका आयाम, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर t का मान, यानी वह समय ज्ञात करना है जहां इसकी स्थिति 1.5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर जब हम स्थिति सूत्र लगाते हैं तो स्थिति सूत्र के अनुसार x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है 1.5 जो प्रश्न में पूछी गई है, दी गई है यहाँ पर, और a का मान 3 और साइन ओमेगा टी ये यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 1.5/3 बराबर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग आता है 0.5 साइन ओमेगा टी। तो इस 0.5 को
1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। 0.5 को हम जो है यहां पर हमने कंसिडर किया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको साइन को इधर भेजेंगे तो हमारे पास बना साइन इनवर्स 1/2 बराबर ओमेगा टी। ठीक है, तो जब साइन 1/2 का मान क्या होता है दोस्तों, π/6। कितना रहेगा दोस्तों, π/6। जब इस π/6 को बराबर करेंगे हम ओमेगा, ओमेगा का जैसे कि हमको मान ज्ञात है कितना होता है 2π/t। कितना रहेगा दोस्तों 2π/t। तो 2π/t इंटू स्मॉल टी, तो 1π से 1π कैंसिल, t का मान यहां पर हमें स्मॉल t का मान ज्ञात करना है, तो t/12, ये 2 इधर आ जाएगा और ये t इधर हो जाएगा वज्र गुणा कराने पर। तो स्मॉल t बराबर जो हमें प्राप्त होगा, जो इसका समय ज्ञात होगा वो हमें होगा t बराबर t/12, t बराबर t/12 सेकेंड। यहाँ पर हमें जो इसका होगा सूत्र, यहाँ पर हमें इसका जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको t का मान ज्ञात हो गया है, तो अब हमें इसका आवर्तकाल क्या है दोस्तों, आवर्तकाल प्रश्न में दे रखा है, इसका आवर्तकाल प्रश्न में दे रखा है। तो इसका जो t रहेगा आवर्तकाल का यहाँ मान रखने पर 6/12, आवर्तकाल का जो मान है इस फॉर्मूले के अंदर रखने पर, इस सूत्र में रखने पर, तो इसका जो मान आएगा t बराबर 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। कितना आएगा दोस्तों 0.5 सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा सेकंड ऑप्शन, विकल्प नंबर 2, इसका सही उत्तर रहेगा 0.5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है, 2 दृढ़ पिंड A तथा B क्रमशः EA व EB घूर्णन गतिज ऊर्जाओं के साथ घूर्णन करते हैं। घूर्णन अक्ष के चारों ओर A व B के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः IA एवं IB है। यदि IA यानी जो हमारा दृढ़ पिंड A है उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वह जो हमारा दृढ़ पिंड है IB यानी जो हमारा दृढ़ पिंड है B, इसका जो जड़त्व आघूर्ण है उसके 1/4 है, यानी IA बराबर IB/4। ठीक है दोस्तों, तथा EA इनकी जो ऊर्जा है EA बराबर 100 EB है। तो A के कोणीय संवेग LA तथा B के कोणीय संवेग LB का अनुपात यहां पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र रहता है हमारे पास E बराबर L²/2I, E बराबर L²/2I। तो अब प्रश्नानुसार देखिए दोस्तों, जो प्रश्न में हमें डेटास दिए गए हैं, जो हमें यहाँ पर जो यहाँ पर हमें सहायता करने के लिए जो यहाँ पर हमें डेटा दिए गए हैं, हम उनका यूज करते हुए EA बराबर 100 EB, तो EA/EB बराबर रहेगा दोस्तों 100। कितना रहेगा EA/EB बराबर 100 तथा IA/IB बराबर कितना रहेगा दोस्तों हमारे पास 1/4, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि IA जो है IB/4 के बराबर है, IB/4 के बराबर है। तो यहां से ये जो हमारे पास समीकरण 1 है दोस्तों, समीकरण 1 से अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां से L² बराबर E/2I, E/2I यहां पर हमें मिलता है, तथा L बराबर कितना मिलेगा E/2I। ठीक है दोस्तों, E/2I। तो अब देखिएगा दोस्तों IA/IB का माफ कीजिएगा LA/LB बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हमें पास EA/EB इंटू IA/IB। ठीक है, यहां पे हमारे पास आया EA/EB बराबर IA/IB। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे
क्योंकि हमें अब यहाँ पर प्रश्न में सारे इसके जो मान हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं। EA अपॉन EB बराबर 100 इंटू IA अपॉन IB बराबर कितना होगा दोस्तों, 1/4। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो LA अपॉन LB बराबर √25, जो कि होता है कितना होता है दोस्तों, जो कि होता है 5, जो कि होता है 5। तो यहाँ पर जो हमें LA अपॉन LB के बीच का जो अनुपात मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा, 5। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा कितना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कथन एवं निष्कर्ष का, यहाँ पर एक कथन एवं कारण का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कथन यहाँ पर दिया गया है, लुढ़कने की प्रक्रिया में किसी दृढ़ वस्तु के सभी बिंदुओं का रैखिक वेग समान रहता है। अब इसका जो कारण दिया गया है, घूर्णी गति किसी दृढ़ वस्तु के रेखीय वेग को प्रभावित नहीं करती है। वापस सुनिएगा, इसका जो कारण दिया गया है यहाँ पर, घूर्णी गति किसी दृढ़ वस्तु के रेखीय वेग को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भी कभी घूर्णन हो रहा है, घूर्णन में ठोस पिंड के सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं की कोणीय चाल समान होती है, परंतु उनकी रेखीय चाल सदैव कैसी रहेगी दोस्तों, इनकी रेखीय चाल सदैव अलग अलग होती है। जब भी कभी कोई ठोस है जो घूर्णन गति कर रहा है, तो उसकी सभी बिंदुओं पर जो कोणीय चाल रहेगी दोस्तों, कोणीय चाल हमेशा समान रहेगी, परंतु उसकी रेखीय चाल सदैव क्या रहेगी, अलग अलग यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो इसका जो यहाँ पर जो हमें आंसर दिया गया है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। कितना रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यहाँ पर हमें रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पेपर के जो 35 क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। आने वाले सभी पेपर्स के डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.